गजाला ने इसतरारी तौर पर पिस्तौल तान कर उस पर फायर कर दिया और वो कोई आवाज निकाले बगैर नीचे ढेर हो गया। इब्तिदा में वो इस शख्स की खामोशी को मकारी पर महमूल करती रही। चंद सानियों तक जायजा लेने के बाद इन्हें अंदाजा हो गया कि गजाला के फायर का निशाना बनने वाला मकारी नहीं कर रहा, बल्कि जख्म के नतीजे में हलाक या बेहोश हो चुका था। इन्होंने दो मुख्तलिफ समतों से वीरान प्लाट के मखदूश हिस्से की तरफ मोहतात पेशकदमी की और अपने शिकार को तहवील में ले लिया। वो अपने पुश्त के जख्म की वजह से गहरी बेहोशी की हालत में था। वीरा ने उसे अपनी पुश्त पर लादा और वो दोनों फाटे के रास्ते घर लौटाई। इनकी वो कहानी मेरे लिए बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हुई। इन्होंने बहुत होशियारी के साथ अपने जिम्मा लिए हुए काम को पाया तकमील तक पहुंचाया था। इस तमाम गुफ्तगू के दौरान में हम लोग जख्मी कैदी की तरफ से गाफिल नहीं हुए थे। सुल्तान शाह वक्फे वक्फे से उसका जायजा लेता रहा था। उसके बारे में वीरा की क्यास आराई बड़ी हद तक दुरुस्त थी। पिस्तौल की गोली उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में किसी ऐसे नाजुक मकाम पर पेवस्त हुई थी कि वो किसी रद्द अमल का मुजाहरा किए बगैर गहरी बेहोशी की हालत में चला गया था। वो मुहिम गजाला ने तनहा सर अंजाम दी होती तो शायद सुल्तान शाह भी उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर देता। लेकिन खराबी यह थी कि वो मंसूबा वीरा के जहन की पैदावार था और इसने गजाला के साथ मिलकर अपनी सोची हुई जुज़वियात को अमली जामा पहनाया था। मैंने कई बार उन दोनों की बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ की तो सुल्तान शाह को हजम नहीं हो सकी। मेरे हर तबसरे पर वो ऐसा बुरा सा मुंह बना रहा था जैसे उसे मेरे जबर पर कोनैन की कड़वी गोली निगलनी पड़ रही हो। गनीमत यही था कि उसने पूरी मुहिम की रुदाद खत्म होने तक कोई फसाद खड़ा नहीं किया। लेकिन कहानी मुकम्मल होने पर वो खामोश नहीं रह सका। तुम बिला वजह इनकी तारीफें की जा रहे हो, उसने चिड़चिड़े लहजे में मुझसे कहा। इतने साजगार हालात में तो कोई नाबालिग बच्चा भी सारे काम निपटा कर वापस आ सकता था। साजगार हालात का अंदाजा लगाने के लिए पेशबीनी की जरूरत थी जो किसी नाबालिग बच्चे के बस की बात नहीं थी। तुम इन दोनों के काम की अहमियत को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसे अपनी तकरीर पूरी करने का मौका दिया बगैर कहा, यह सरासर ज्यादती है, तुम वाकई ज्यादती कर रहे हो। गजाला ने मुस्कुरा कर कहा, किसी तजर्बे से बनफसे नफीस गुजरने और कुर्सी पर बैठकर इस तजर्बे की कहानी सुनने में बड़ा फर्क होता है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं एक बारूनक बाजार से कार की चोरी से लेकर आखिर तक कैसी कयामत खेज सनसनी और बेयकीनी से दो चार रही हूं। मैं खुद पर काबू रखकर हर मसले से निमट रही थी, लेकिन मुझे हर लम्हे यह धड़का लगा हुआ था कि किसी की गैर मुतवक्का मुदाखलत हमारी बाजी उलट सकती है। इस पूरी मुहिम में मेरे जहन पर बदतरीन दबाव सिर्फ इस बात का था कि नार्मन के शिकार में मासूम बच्ची के साथ कोई ज्यादती न होने पाए। ये नर्म नाजुक बातें इस नाबालिग बच्चे की समझ से बाहर हैं। वीरा ने सुल्तान शाह पर काटदार तंज करते हुए कहा, अब इसे रश्क आ रहा है कि इतने आसान काम पर इसे अपने कमालात दिखाने का मौका क्यों नहीं मिला। काश ये भी हमारे साथ होता, फिर देखते कि ये क्या करता है। मुझे उलझने की कोशिश मत करो, सुल्तान शाह वीरा पर गुराया। मैं सिर्फ इस वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं कि इस मामले में गजाला भी तुम्हारे साथ शामिल थी, वरना मैं तुम्हारे इस मिशन के बखिए उधेड़ कर रख सकता हूं। मेरी दानिश में तुम झक मार कर आई हो और अब नताज का इन्हिसार महज मुकद्दर पर है। तुम्हारे सितारे अच्छे हुए तो सब कुछ इस तरह सामने आएगा जैसा तुमने सोचा, वरना तुम देख ही लोगी कि तुम आज कौन सा तीर मार कर आई हो। मेरा तो ख्याल है कि तुमने उस बच्ची पर भी बड़ा जुल्म किया। जुल्म? वीरा उस पर आंखें निकाल कर बोली, गजाला ने उसके साथ ऐसा हमदर्दाना सलूक किया है जिन हालात में उसकी मां भी उसके साथ नहीं कर सकती थी। बार बार गजाला के नाम का सहारा मत लो, सुल्तान शाह बुरा सा मुंह बनाकर बोला। असल मंसूबा तुम्हारा था, गजाला ने वही किया जो इसके बस में था। क्या तुम्हें इस सूरत हाल का अंदाजा है जो टीवी प्रोग्राम खत्म होने के बाद पेश आई होगी? अपनी मां को बेहोश देखकर इस मासूम और बेखबर लड़की के दिल पर क्या गुजरी होगी? तुम इन बारीकियों को समझ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें तो इटली में तुम्हारे वालिद मोहतरम ने डान मरसियानो के रूप में ऐसी तरबियत दी है जिसमें औलाद का गुजर ही नहीं है। खामोश, वीरा बरहमी के आलम में बोली, जो मर चुके हैं उन्हें बुरा मत कहो। मेरे बाप की कहानी उसकी जिंदगी के साथ खत्म होगी। मेरे और उसके तनाज़े का फायदा उठाकर उसकी अजीम शख्सियत पर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो। जिमिलाइट के दुश्मन भी उसकी अजमतों के गीत गाते थे। तुम तो उसके दुश्मनों में थे, ना दोस्तों में। उसकी लड़ाई सिर्फ टैनी से थी, कानूनी न सही, मगर फिर भी वो तुम्हारा बाप था। मुसालिहाना लबो लहजा इख्तियार करने के बावजूद सुल्तान शाह उस पर गहरी चोट किए बगैर नहीं रह सका और रवानी में सिलसिला इकराम जोड़ते हुए बोला, मैं उसके बारे में कहे हुए अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी नाकिस कारकर्दगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिलसिले में मैं अपनी राय पर कायम हूँ। मैं तुम्हारी राय को अपनी ठोकर पर रखती हूँ। वीरा झल्ला कर बोली, मुझे जो कुछ करना था मैं कर आई हूँ, अब तुम हज़ियान बकते रहो, इससे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। यही तुम्हारी कुछ फहमी है। सुल्तान शाह ने फौरन उसकी बात उचक ली। तुम अहमकों की जन्नत में रहना चाहो तो शौक से रहो, मगर मैं तुमको यही बताना चाह रहा था कि तुम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकी। तुमने अंधेरे में एक तीर चलाया है, अब आने वाला वक्त ही इसके सम्राट जाहिर करेगा। इन दोनों की काविशों के नतायज पर वो बहुत बेरहमाना तबसरा कर रहा था। वीरा बिपर कर बोली, मुझे अपनी कारकर्दगी पर किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं। मैंने जो मुनासिब समझा किया,
मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। तुम बिल्कुल बेलगाम और आज़ाद हो। मेरे बारे में जो नताइज चाहो अखज़ कर सकती हो। अब मैं तुमसे नहीं गजाला से बात कर रहा हूँ। सुल्तान शाह ये कहकर रूठने के अंदाज में गजाला की तरफ घूम गया और इससे मुखातब होकर बोला, क्या तुम मुझे मुख्तसर तरीन अल्फाज में ये बता सकती हो कि तुम्हारी सारी मनसूबाबंदी और भाग दौड़ का क्या मकसद था? असल और वाहिद मकसद नारमन को हलाक करना ही था। गजाला उसका मतलब ना समझते हुए बोली, और उसे बता दो कि हमने वो मकसद हासिल कर लिया। वीरा ने गजाला से मुखातिब होकर टुकड़ा लगाया, कुएं में रहने वाली जहां गर्द खातून को बता दो कि चूंटी के काटने से हाथी नहीं मरा करते। ये दूसरी बात है कि हाथी की बेपरवाही की वजह से चूंटी को नाक के रास्ते उसके दिमाग में पहुंचकर फतूर फैलाने का मोहलक मौका मुयसर आ जाए। ऐसा हाथी की बदकिस्मती और चूंटी की खुशकिस्मती की वजह से होता है। गजाला जो इन दोनों की तल्ख तुरुश नोक झोंक से लुत्फ अंदोज हो रही थी, मानी खिजलजम बोली, किसी खातून को कुछ बताने से पहले मेरा ज़हन साफ होना चाहिए। तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी। गबी लोगों के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी तबाह होने लगा है। सुल्तान शाह का लहजा हमदर्दाना था। पुरखों ने दुरुस्त ही कहा है कि तुखम तासीर और सोबत असर रखती है। बहरहाल तुम्हारी मालूमात के लिए अर्ज है कि महज ट्रैगर दबाने या गोली चलाने से लोग मरने लगते तो आज दुनिया की आबादी निस्फ से भी कम होती और चीन में नौमौलूद बच्चियों को नित नए तरीकों से हलाक करने की जरूरत पेश न आती। तुम्हारी फाजल साथी ने दूरबीन इस्तेमाल करके 2 मरतबा G3 दागी और यकीन कर लिया कि नारमन और उसकी कोई दाहिस्ता मर गई है। लेकिन यह महज एक खुश ख्याली है। गोली का निशाना बनने वाले बेशतर लोग हलाकत से दूचार नहीं होते। एक मुंतशिर ख्याल औरत ने 2 फायर किए और यह समझ लिया कि उसने आदमी मार लिए। हो सकता है कि इनका बाल बीबी का ना हुआ हो या फिर वो महज जख्मी हुए हों और हम उनकी मौत पर बगले बजा रहे हैं। गजाला मुस्कुरा रही थी। वीरा से फौरी तौर पर उसका एतराज का कोई जवाब नहीं बन पड़ा। चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद वो बोली तो उसका लबो लहजा जारिहाना नहीं रहा बल्कि मुदाफाना हो गया। मैंने राइफल की लबलबी अंधाधुन नहीं दबाई थी। इस बार वो बराह रास्त सुल्तान शाह से मुखातिब हुई थी। मैंने उन दोनों पर भी निगाह रखी थी जो मेरे निशाने पर थे। मेरे दोनों गोलियां निशानों पर लगी थी। नारमन के सीने में गोली पवस्त हुई थी। उसकी साथी को लम्हा भर की मोहलत मिल गई थी, इसलिए शायद उसकी गर्दन गोली का निशाना बनी हो। मैंने यकीन कर लिया था कि वो दोनों ही मेरी इज्जत में आए हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई भी नहीं बच सकेगा। इस बारे में बहस बेसूद है। मैंने उस लामुतलाई हुज्जत आराई में दखल अंदाजी करते हुए कहा, वो जिंदा बच गए या मर चुके हैं इस बारे में सुबह के अखबारात में पूरी तफसीलात आ जाएंगी। इस बारे में मजीद उलझ कर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। असल अहमियत इस बात की है कि उन दोनों ने एक मंसूबा बनाया, इस पर अमल किया और बखैर खूबी वापस लौटाई। हमारे लिए ये काफी होना चाहिए। दरअसल मैं भी तो यही कहना चाह रहा था। सुल्तान शाह डटाई से बोला, जब तफसील मालूम हो जाएगी तो अपने कारनामे पर उछल कूद भी अच्छी मालूम होगी। फिलहाल यह खुशी कबल अज वक्त है। ज़हनी तनाव और परेशानी के तवील तुरानिये के बाद वो हल्की फुल्की नोक झोंक माहौल में कदरे खुशगवार तब्दीली लाने के लिए बेहतर साबित हुई। वो कोई और वक्त होता तो वीरा कभी भी सुल्तान शाह के जवाब को कबूल न करती और इस वक्त तक बहस करती रहती जब तक सुल्तान शाह गैर मशरूत तौर पर हथियार न डाल देता। लेकिन उसने मौका की नज़ाकत के पेश नज़र खामोशी साथ ली। सुल्तान शाह उठकर बाहर गया और फर्श पर बेहोश पड़े हुए शख्स का जायजा लेकर मायूसी से वापस आ गया। वो बदस्तूर बेहोश है। उसने गहरा सांस लेकर कहा, मैंने सुना है कि रीढ़ की हड्डी का ताल्लुक दिमाग के नाजुक हिस्सों से होता है। कहीं उसकी बेहोशी मुस्तकिल रोग न बन जाए। मैंने बाहर जाकर उसका गिरेबान थाम कर उसे रोशनी में खींचा और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही चौंक पड़ा। मुझे अपने ज़हन के किसी गोशे में शनासाही का एहसास सा उभरता हुआ महसूस हुआ था। मैंने ज़हन पर लाख जोर दिया लेकिन मुझे ये याद ना आ सका कि मैंने उसे कब और कहाँ देखा था। वो गंदमी रंगत और घुटे हुए जिस्म वाला एक मुतवस्सित कामत शख्स था जिसकी घनी मूंछों के बाल इस हद तक बड़े हुए थे कि उसका ऊपरी होंठ इन बालों में तकरीबन छुप कर रह गया था। इसके दाहिने रुखसार पर नील के साथ वर्म भी नुमाया था। चाहे जख्मी होने के बाद वो इसी रुख पर गिरने के सबब चोट खा बैठा था, क्योंकि नील का निशान बिल्कुल ताज़ा नजर आ रहा था। अपने हुली और वज़ाकता की बिना पर वो तीसरे दर्जे के उन मुजरिमों में से नजर आ रहा था जो कलील मगर यकीनी मुआवजे की उम्मीद पर हर छोटा बड़ा जुर्म करने की जिम्मेदारी ले लेती है। बाज़ार ये इम्कान नहीं था कि एलन या पीटर ने बराह रास्त इसकी खिदमात हासिल की हों। इसके दिल की धड़कनों और नब्ज की रफ्तार में कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं आई थी। मैंने वो एहतियाती देखभाल सिर्फ इसलिए की थी कि गार्ड्स ने उसे जिंदा देख लिया था। अगर वो हमारी तहवील में हलाक हो जाता तो वो दोनों मुहाफ़िज़ शायद आसानी से अपनी जुबान बंद रखने पर आमादा न होते। मुझे यकीन था कि दोनों एक जख्मी और बेहोश कैदी की मौजूदगी पर आपस में जोर शोर से तबादला ख्याल कर रहे होंगे। मैंने रेफ्रिजरेटर से यक बस्ता पानी की बोतल मंगवाकर कैदी के चेहरे पर उलटने का इरादा किया, मगर गजाला ने फौरन ही मेरा हाथ थाम लिया। कैदी के पुश्त के जख्म से खून का बहाव खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी फर्श पर रिसने वाला खून जमा था। वो पानी के साथ मिलकर पूरे फर्श पर या शायद मुल्हिक कमरों के कालीन वगैरह तक फैल सकता था, जिसका साफ करना मुमकिन नहीं था। मैंने बोतल से चुल्लू में पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे देने शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद मेरी कोशिश बराबर साबित हुई। चेहरे के साथ सर पर सर्द पानी के छींटों से उसने झुरझुरी ली और बेहोशी आहिस्ता आहिस्ता नीम गनूदगी की कैफियत में तब्दील होने लगी
और वह होले होले कराने लगा। रफ्ता रफ्ता वो आंखें खोलकर अपने गिरदोपेश का जायजा लेने के काबिल हुआ तो 0 वाट के बल्ब की मध्यम रोशनी में 4 सायों को अपने गिर्द देख कर वो खौफजदा हो गया। अब तुम होश में आ ही रहे हो तो अपने बारे में सभी कुछ बताते चले जाओ। मैंने सर्द और सफाकाना लहजे में कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने हरदर्मी से काम लिया तो हम तुम्हें गोली मारकर यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हारी लाश में ताफून पैदा होने से पहले किसी को तुम्हारे अंजाम का इल्म नहीं हो सकेगा। मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। वो गगयाते हुए बोला, मेरे लिए अपने निचले धड़ को हिलाना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया। मैंने बेरहमी से उसकी बात काट दी और उसका हौसला पस्त करने के लिए कहा, अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक गोली तुम्हारी कमर में पवस्त हुई है, दूसरी गोली सीधी दिल में उतरेगी और तुम्हें हर तकलीफ से निजात मिल जाएगी। अपनी धमकी में वजन पैदा करने के लिए मैंने पिस्तौल हाथ में ले लिया। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे माफ कर दो। वो बहुत ही भोदा साबित हुआ। उसकी आवाज एक ही धमकी पर रो देने वाली होगी। बड़ी रकम के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर इस मुलगजी रोशनी में मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही हैं तो तुम उस्ताद डैनी हो, तुम मेरे मोहसिन हो। अगर मुझे जरा भी शुबा होता कि मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं भूल कर भी इस तरफ का रुख नहीं करता। उसने मुझे पहचान लिया था, इसका मतलब था कि मेरे ज़हन में पैदा होने वाला शनासाई का एहसास बेबुनियाद नहीं था। यकीनन मैं उसे कहीं देख चुका था या शायद काफी अरसे तक देखता रहा था, जो उसके खदुखाल मेरे जहन के किसी गोशे में अटक कर रह गए थे। अगर तुम मुझसे वाकिफ हो तो ये भी जानते हो कि मैं दुश्मनों के हक में बहुत सफाक हूँ। मैंने किसी हेर फेर के बगैर कहा, सबसे पहले ये बताते चलो कि तुम मुझे कैसे पहचानते हो और मैंने तुम पर क्या एहसान किया था। जब बदरू दादा शहर में हेरोइन के अड्डे चलाता था तो मैं इसका ड्राइवर था। वो फंसी फंसी आवाज में बोला और मेरा जहन अचानक ही साफ होता चला गया। मुझे दीगर वाकयात के साथ ये भी याद आ गया कि उसका नाम टोनी हुआ करता था। वो अव्वल दर्जे का शराबी और जवारी होने के साथ ही अपनी आवारा बीवी का कातिल भी था। अपनी बीवी के कत्ल के मामले में वो गिरफ्तारी से साफ बच गया था, लेकिन बदरू दादा के माल में गबन करने के इल्जाम में उस बुरी तरह अताब में आया था कि बदरू ने अपने दूसरे आदमियों को इबरत दिलाने के लिए उसकी जिंदगी अमलन जहन्नुम बना दी थी। उसे एक तहखाने में सतून से बांधकर 3 दिन तक चाबकों से उस बुरी तरह पीटा गया था कि उसके पूरे धड़ की खाल जगह जगह से उतर गई थी। उस तहखाने में बदरू खुद बैठता था और वहां उसके आदमियों की आजादाना आमदोरफ्त जारी रहती थी। लेन देन और भीड़ भाड़ के औकात में बदरू का मुहाफिज चाबिक लेकर टोनी पर पिल पड़ता था और दूसरे उसकी इबरतनाक हशर पर कानों को हाथ लगाते थे। ये इत्तेफाक था कि उन्हीं दिनों मैं बदरू के उस खुफिया ठिकाने पर जा पहुंचा। मुझे देखते ही टोनी ने मदद के लिए बिलबिलाना शुरू कर दिया और मैंने मामले की छानबीन किए बगैर उसे खोलने का हुक्म जारी कर दिया। बदरू की मजाल नहीं थी कि मेरे हुक्म से सरताबी करता। टोनी आजादी पाते ही उसके कदमों में गिर गया। मेरी हमदर्दी का सबब यह था कि अपने मालिक के अताब में आने से कबल टोनी उसका खास मोतमद हुआ करता था और मैं जब भी बदरू के साथ होता तो वो बहुत बढ़ चढ़ कर मेरी खिदमत किया करता था। उस जमाने में शी के हवाले से मेरा इतना दबदबा हुआ करता था कि टोनी की आज़ादी के बाद बदरू ने उसकी हरकतों की तफसील तक बताने से गुरेज करना चाहा। उसका फलसफा था कि जिसे मैंने माफ कर दिया वो हर इल्जाम और खबासे से बरी हो गया। मेरे इसरार भल के हुक्म पर बदरू ने बताया कि टोनी ने अपने जुए की लत की वजह से निस्फ किलो से जायद हेरोइन और 20,000 की रकम हजम कर ली थी। बदतरीन लानत मुलामत और मुआफी तलावी के बाद मैंने टोनी को अपने मालिक का वफादार रहने का हुक्म देकर छोड़ दिया था। शायद वो अपनी इसी जाँ बख्शी के हवाले से मेरे एहसान का जिक्र कर रहा था। ये सब बातें उसके बताए बगैर मुझे याद आती चली गई। टोनी फंसी फंसी और रुंधी हुई आवाज में अपनी जिंदगी का वो नाकाबिले फरामोश वाकया सुनाता रहा। मैं खामोश ही रहा क्योंकि दूसरों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मुझे गजाला के चेहरे पर तहय्युर की वाज़ेह झलकियां नजर आ रही थी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमारी कमीनगाह पर हमलावर होने वाला मेरा कोई पुराना शनासा हो सकता है। तुम्हें अपने मोहसिन के घर पर धावा बोलते हुए शर्म नहीं आई? उसकी पूरी बात सुनने के बाद सुल्तान शाह खामोश नहीं रह सका। तुम यहाँ किस लिए आए थे? तुम मुझसे कसम ले लो, मैं हल्फ उठाने को तैयार हूँ। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इस मकान में उस्ताद डैनी से सामना होगा। मैं सब कुछ हो सकता हूँ मगर एहसान फरामोश नहीं हूँ। फिर यहाँ अपनी क्या ऐसी की तैसी कराने आए थे? सुल्तान शाह गुरा, मुझे बताया गया था कि यह मकान गैर आबाद है। बस अहाते में 2 गार्ड सूंघते रहते हैं जो खतरा देख कर बस हवाई फायरिंग कर सकते हैं। मुझे निशाना नहीं बनाएंगे। मुझे 5,000 रुपए की इवज सिर्फ इतना काम बताया गया था कि वक्फे वक्फे से 2-3 मरतबा आते की दीवार से चौकीदारों को अपनी झलक दिखा के गायब हो जाऊं। मैं मगरिब के बाद ही इधर आ गया था। मैंने शाम को भी दीवार पर से झांका था। मेरा साया देखकर एक गार्ड ने हवाई फायर किया तो मैं गायब हो गया। इस मरतबा भी मेरा ख्याल था कि हवाई फायर होगा और मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं पीछे से मारा गया। चाहे तुम लोग बाहर की देखभाल से भी गाफिल नहीं थे। ये झूठ बोल रहा है। वीरन सर्द लहजे में अपना फैसला सादर कर दिया। इसका ख्याल है कि यह हमें अहमक बनाने में कामयाब हो जाएगा। दीवार पर से झांक कर भाग जाने की कहानी बेबुनियाद है। मैं उस्ताद डैनी के सामने झूठ नहीं बोल सकता। वो गिड़गिड़ाया। मैंने एक एक लफ्ज सच कहा है। शायद कुछ लोग इस घर के मालिक को डराना चाहते हैं कि मुसल्ला गार्ड्स रखने के बावजूद ये घर महफूज नहीं है। तुम्हारे दिमाग इसी कदर चल रहा है तो जरा ये भी बताओ कि मालिक को डरा कर वो लोग क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? इस बार सुल्तान शाह ने सवाल किया था। ये सब मुझे नहीं मालूम, वो बेबसी से बोला। कहा बहुत आसान था, जरा सी मेहनत के 5,000 मिल रहे थे। बस यही लालच मुझे ले डूबा। तुम्हें बदरू ने यहाँ भेजा था? मैंने उसकी बात काट कर सवाल किया। उसका सर नफी में हिलने लगा। अपनी लाइन बदलने के बाद बदरू ने
मुझे निकाल दिया था। मैं अब पहलवान के अड्डे पर काम करता हूँ, मगर इस चक्कर में किसी का दखल नहीं है। एक आदमी ने फोन पर बात की थी, वो लहजे से गैर मुल्की मालूम हो रहा था। सारी बात टूटी फूटी उर्दू में हुई थी। एक बच्चा आज दोपहर रकम का लिफाफा लाया तो ये काम पक्का हुआ। इसने कहा था कि वो सुबह फोन करके मुझसे रिपोर्ट लेगा। हमने उसे अच्छी तरह हला जुला लिया, लेकिन वो अपने उसी बयान पर कायम रहा जो करीने कयास मालूम होता था। उसके बयान से साफ जाहिर हो रहा था कि उससे फोन पर राब्ता करने वाला एलन ही था, जो हर कीमत पर मेरा सुराग लगाने पर तुला हुआ था। लेकिन टोनी इस बात का जवाब नहीं दे सका कि एलन जैसे गैर मुल्की को पहलवान के अड्डे का फोन नंबर कैसे मालूम हुआ। 5,000 रुपए यकमुश्त हाथ आने की खुशी में उसने इस बारे में सोचने की जहमत ही गवारा नहीं की। इससे बाज पुरुष का नतीजा इत्मीनान बख्श नहीं था, लेकिन मेरी दानिश में वो सारे वाकयात एक खास समत की निशानदेही कर रहे थे। बदरू दादा गुजरे हुए दिनों में हमारा रफीक कार रह चुका था। उसके जहांगीर से बाद में भी खासे मरासिम रहे थे। जहांगीर की तरह वो भी अपनी पुरानी मंशियात फरोशी से तायब होकर नए धंधे में लग गया था और कराची से शुमाली इलाकों तक माल बर्दारी के ट्रक चलाने लगा था। लेकिन इस काम में उसकी असल कमाई हेर फेर के जरिए होती थी। माल बर्दारी की आड़ में वो भारी मुआवजे पर गैर कानूनी अशिया के नकलो हमल का काम करता था और इसी चक्कर में वो अफगान सरदार पाइंदा गुल की हेरोइन कराची की मंडी तक लाता था। हम चारों को कराची से अगवा करके गालान पहुंचाने में उसने अहम किरदार अदा किया था। बाद में अंदाजा हुआ कि उसने वो काम बेखबरी में किया था। इसे इल्म ही नहीं हो सका था कि गालान ले जाने वाले चारों कैदियों में मैं भी शामिल था। मैंने ट्रक पर मौजूद उसके दोनों आदमियों को अपने बारे में बता दिया था। मुझे यकीन था कि हम लोगों से तनाजा होने के बावजूद उसके आदमियों ने कराची वापस लौटने के बाद उसे मेरे बारे में तफसीलात से आगाह कर दिया होगा। मेरे साथ होने वाली ज्यादती से वाकिफ होने के बाद असूली तौर पर बदरू दादा पर लाजिम था कि मेरी कराची में मौजूदगी से बाखबर होने के बाद वो मुझसे मिलकर मुआजरत के साथ अपनी सफाई पेश करता ताकि हर किस्म की गलत फहमियां दूर हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं अपने चक्रों में ऐसा उलझा रहा कि उसे फरामोश कर बैठा। शायद मेरे जहन में ये बात रही हो कि मेरी पोशी की वजह से वो मेरी वापसी से लायम था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने एक तरफा तौर पर यह समझ लिया था कि मुझे कराची से उठाकर चिगासराय में सरदार पाइंदा गुल के कारिंदों के हवाले करने के अमल के बदले में मैं माफ नहीं कर सकता था उसे मसालत की किसी कोशिश की बजाय मेरी मुकम्मल बेकुनी पर कमर बांध ली थी और मेरे दुश्मनों से भरपूर ताउन कर रहा था। मोतीलाल के बयान से यह बात साबित हो चुकी थी कि एलन ने शहर में मेरी तलाश में नाकामी के बाद बदरू दादा से रजू किया था। बदरू ने खबासत का मुजाहरा करते हुए उसे न सिर्फ जहांगीर की फैक्ट्री के बारे में बता दिया बल्कि टोनी के बारे में भी मालूमात फराहम कर थी जो मुझसे अच्छी तरह वाकिफ था। बाद की बातों को यकजा करना ज्यादा दुश्वार नहीं था। एलन ने फोन पर मेरा जिक्र किए बगैर टोनी को जहांगीर के घर पर सरसहमगी फैलाने पर मजबूर कर दिया। बज़ाहिर इससे यह मकसद मालूम होता था कि फैक्ट्री से कदम उखाड़ने के बाद हम इस घर में पनाह न ले सके। टोनी दूसरी बार भी अपनी रुनमाई कराने के बाद गायब हो जाता। एलन का मकसद पूरा हो जाता। हम लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की वजह से वहां से निकल खड़े होते और शहर में कहीं न कहीं घेर लिए जाते। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि गजाला ने टोनी को तारीख प्लाट पर देख लिया और वो रंगे हाथ उस जख्मी हालत में पकड़ लिया। क्या टोनी जो कुछ जानता था वो बता चुका था। इससे मजीद कोई बात उगलवाई नहीं जा सकती थी। एलन के बारे में कुछ जानने के लिए बदरू दादा पर हाथ डालना जरूरी हो गया था। हमारी मुखालफत में जिस तसलसल से उसका नाम सामने आ रहा था, इससे उसके नापाक अजाइम साफ जाहिर थे। टोनी का किस्सा बहुत बाद में सामने आया था। मैं उससे पहले ही जहांगीर के मखदूज घर को कायरबाद कहकर क्लिफ्टन के इलाके में कोई फ्लैट किराए पर लेने का इरादा कर चुका था। इस दौरान में एलन बजाते खुद 2 बार उस घर पर आ चुका था। दूसरी बार उसके साथ मकामी बदमाश भी थे। टोनी का चक्कर इसके अलावा था। वो इस किस्से में जहांगीर के घर को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहा था। मुझे कभी अंदेशा था कि इश्तियाद और मायूसी के आलम में वो किसी भी वक्त जहांगीर की फैक्ट्री की तरह इस घर को भी तबाह करने की कोशिश कर सकता था। ऐसा वक्त आने से पहले ही हमारा वहां से निकल जाना जरूरी था। मैं टोनी के बारे में एक सफाकाना फैसला कर चुका था। मुझे पहचान लेने के बाद उसका जिंदा रहना खतरनाक साबित हो सकता था। एलन या उसका कोई परवरदा बदमाश जरा सी तशद्दुद के बाद टोनी से मेरा सुराग हासिल कर सकता था। एलन मेरी भू सूंघता हुआ जहांगीर की फैक्ट्री और वहां से इसके घर पहुंच चुका था। अगर इसे यह मालूम हो जाता कि मैंने चंद घंटे भी इस छत के नीचे गुजारे थे तो वो मेरी अगली मंजिल के बारे में भी सही अंदाजा लगा सकता था। टोनी के दीगर जराइम एक तरफ थे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि वो अपनी बीवी का कातिल था और एक कातिल के लिए मौत की सजा से बेहतर और कोई फैसला नहीं हो सकता था। उलझन सिर्फ ये थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स को हमारी तहवील में एक जिंदा कैदी की मौजूदगी का इल्म था। अगर हम उसे मारकर वहीं छोड़ जाते तो वो दोनों गार्ड्स कत्ल के इल्जाम से अपनी गर्दन बचाने के लिए पुलिस के सामने पूरी कहानी दोहरा देती और मालिक मकान की हैसियत से जहांगीर पुलिस की तलाश की मुहिम का निशाना बन जाता। इसे बेहोश कर दो। मैंने खास तौर पर किसी से मुखातिब हुए बगैर हदायत दी और वीरा ने फौरन ही टोनी की कनपट्टी पर सख्त ठोकर रसीद करके मेरी हदायत को अमली जामा पहना दिया। इस वक्त वीरा के पैरों में वही सख्त और खतरनाक जूते थे जो वो नारमन के कत्ल की मुहिम पर खास तौर से पहन कर गई थी। टोनी शदीद जर पर बस एक झुरझुरी लेकर साकत हो गया। मुझे मालूम है कि तुम इसे रास्ते से हटाने का फैसला कर चुके हो। सुल्तान शाह ने चंद सानियों बाद बोझल सकूत तोड़ते हुए कहा, लेकिन हम एक लाश के साथ कब तक यहाँ छुपे रह सकेंगे।
मुहावजों की नजर बचाकर हम किसी भी वक्त इसे ठिकाने नहीं लगा सकते। रात वाले गार्ड्स के जाने से पहले ही दिन वाले गार्ड्स आ जाएंगे। हम किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हम आज की रात यहाँ बसर नहीं करेंगे। जो कुछ मैंने सोचा है वो कामयाब रहा तो टोनी जिंदा हालत में हमारे साथ जाएगा। सुल्तान शाह ने मुझे बात पूरी नहीं करने दी और दरमियान ही में बोल पड़ा, हमें शहर में अपने लिए ठिकाना ढूंढना दुश्वार हो रहा है। इस मुसीबत को गले में लटका कर कहाँ लिए फिरेंगे। ये जिंदा इश्तिहार तो हमें मरवा ही देगा। इसे यहीं कहीं दफन कर दो। इसके हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा ठोस दो। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके कहा, मैं बाहर का चक्कर लगा के अभी वापस आता हूँ। ये कहकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। घर से बाहर न निकल जाना। वीरा ने नीची आवाज में हाँक लगाई। मैं भी फिजा में बदतरीन खतरात की बू सूंघ रही हूँ। एलन मेरी तवक्का से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मेरे ज़हन में नीकर और टी शर्ट में मलबूस दुबले पतले दराज कामत और मुअन्निक एलन का हुलिया घूम गया। बज़ाहिर वो मगरिब का कोई बेपरवाह रिसर्चर स्कॉलर नजर आता था जो अपने तहकीकाती मौजू पर काम करते करते उकता कर तब्दीली के लिए बाहर निकल पड़ा हो। खुद मैंने भी उसे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन वो बहुत तेजी के साथ हालात पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था। मैं दरवाजा खोलकर तारीख बरामदे में निकला तो दोनों गार्ड्स खुश्क होते हुए लान के सिरे पर खड़े नीची आवाजों में बातें कर रहे थे। मैं ड्राइंग रूम का दरवाजा भीड़ कर पलटा तो वो दोनों तेजी से मेरी तरफ बढ़ाए। क्या हुआ? कैदी क्या कहता है? इनमें से एक ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। कुछ नहीं, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। शायद उसकी रीढ़ की हड्डी पर जख्म आया और वो मुसलसल बेहोशी की हालत में है। अब हमें यहाँ घुटन महसूस होने लगी है। तुम ठीक कहते हो साहब, जब से तुम लोग यहाँ आए हो मुसलसल कुछ न कुछ हो रहा है। अगर कैदी मर गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुमने इसे अबस बिजा में रखा हुआ है। हमें दफ्तर की तरफ से सख्त हदायत मिली है कि कोई वारदात होते ही इलाका पुलिस को इतला देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुमने बहुत देर तक इसके होश में आने का इंतजार कर लिया। अब हमें फोन करके पुलिस को बुला लेना चाहिए ताकि हम सब ही किसी मुसीबत से बचे रहें। तुम्हें मालूम है कि हम तावान के मुतालबे से खौफसदा है। पुलिस के आते ही बात बिगड़ जाएगी। हम खामोशी के साथ कैदी को कहीं डालना चाहते थे। ये नहीं हो सकता। उसने फैसला कुन लहजे में मेरी बात काट दी। वो जख्मी होकर भाग भी जाता तो हमको रिपोर्ट करानी पड़ती। अब तो वो तुम्हारे कब्जे में है। पुलिस वाले पहले इसका इलाज कराएंगे, फिर मार मार कर सब कुछ उगलवा लेंगे। तुम्हें या हम लोगों को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है। लबा भर के लिए मैं उलझ गया। मैं अंदर से सोच कर आया था कि इन दोनों को जुबान बंदी और चश्मपोशी इख्तियार करने के बदले में एक माकूल रकम की पेशकश करके मैं टोनी को वहां से स्याह एक आड़ में निकाल ले जाने का बंदोबस्त करूंगा। फिर हम कहीं पर भी इसे मारकर इसकी लाश से छुटकारा हासिल कर लेती। लेकिन उस गार्ड ने कानूनी बारीकियों का जिक्र छेड़कर मुझे उलझन में डाल दिया था। अचानक मुझे वो बातें याद आ गई जो मैं दूसरे गार्ड से करता रहा था। मैंने फौरन ही पांसा फेंका। तुम दोनों की ड्यूटी इस मकान के अहाते में है। तुम बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कैदी अंदर आने से पहले जख्मी हो चुका था। बाहर के मामलात से तुम लाताल्लुक रह सकते हो। बस तुम्हें यह भूल जाना होगा कि फायर होने के बाद कैदी को इस मकान में लाया गया था। तुम चाहो तो इसके बदले बोनस कमा सकते हो। साहब की बात ठीक है। हम लोग इनडोर ड्यूटी पर हैं। हमें क्या मालूम कि बाहर क्या हो रहा था। इसके दूसरे साथी ने उसे लुकमा दिया। इस मामले में बेचारी औरतें भी बिला वजह परेशान होंगी क्योंकि वही कैदी को अंदर लाई थी।